बेटा आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है बेटा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे अकाउंटेंसी का सबसे छोटा चैप्टर जो आज ही शुरू होके आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है बेटा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 101%, फिर कह रहा हूं 101% आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। यानी आज की क्लास में आपके 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए होता क्या है बेटा, कैश और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है, पहले इसको हम बोर्ड पे समझते हैं, फिर इसके अंदर से याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए इधर टॉपिक है सर हमारा यहाँ पे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं उन सबको पता है कि हम अकाउंटेंसी के अंदर एंट्रीज को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, लिखते हैं एक जगह पे। सर उसको लिखने के ना हमारे पास दो बेसिस होते हैं, एक होता है सर मेरा कैश बेसिस और एक होता है सर मेरा यहाँ पे एक्रूअल बेसिस। एग्जाम्पल से समझना इसको बहुत ध्यान से। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है बेटा कि किसी भी ट्रांजैक्शन को हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब उसके बदले में मेरे को या तो कैश मिल गया है या मैंने उसके बदले में कैश दे दिया है। एग्जाम्पल समझिए, ए सोल्ड गुड्स ऑन 1st अप्रैल 2025 but the payment received on, आज पेमेंट रिसीव हुई है 22 मई 2020। सॉरी, मैंने आपको क्या बोला बेटा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, किसी भी ट्रांजैक्शन को मैं तब रिकॉर्ड करूंगा जब या तो उसके बदले में पेमेंट आ जाएगी या मैं उसके बदले में पेमेंट कर दूंगा। मैंने बेटा गुड्स बेचा कौन सी तारीख को था, 1 अप्रैल को, है ना। उसके बदले में मेरे को पेमेंट कौन सी डेट को मिली है, 22 तारीख को। और कैश बेसिस क्या कहता है, एंट्री को कब रिकॉर्ड करो, जब आपको उसकी पेमेंट मिल रही है। तो पेमेंट कौन सी डेट को मिली है, 22 तारीख को। तो ट्रांजेक्शन कौन सी डेट पे रिकॉर्ड होगी बेटा, ये 22 तारीख को। यानी 1 अप्रैल को कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि ये कैश बेसिस है। ये मानता है कि हम ट्रांजेक्शन तभी मानेंगे, या सिंपल शब्दों में ऐसे समझो, एक दुकानदार कहता है भाई मैं तभी मानूंगा कि मेरा माल बिक गया जब मेरे को उसके बदले में पैसा आ जाएगा। मान लो आप किसी से सामान उठा के ले आए कि मैं लेके जा रहा हूँ जी, मैं चेक करता हूँ बताता हूँ आपको, लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, वो तो भाई कंफ्यूज रहेगा ना, पता नहीं खरीदेगा नहीं खरीदेगा। तो वो मानता है कि जब मेरे पास पैसा आएगा मैं तभी मानूंगा कि ये माल बिका है, अदरवाइज नहीं मानूंगा। अब लेकिन बेटा जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ये क्या कहती है, ये बिल्कुल अपोजिट कहती है। ये कहती है कि अगर जिस दिन आपके पास से सामान बिका है, आप उस ट्रांजेक्शन को सेम डे पे रिकॉर्ड कर लोगे, वेदर पेमेंट रिसीव्ड और नॉट। आपके पास भले ही पैसा आया हो भले ही पैसा ना आया हो, आप ट्रांजेक्शन को कब रिकॉर्ड कर लोगे बेटा, जब आपके पास से माल चला गया। यानी एक बार ग्राहक आके दुकान से सामान ले गया तो मैं उसी टाइम रिकॉर्ड कर लूंगा कि मेरा माल बिक गया, ठीक है। अब देखो इसका अगर मैं सेम एग्जांपल लूं, इसी एग्जांपल को लिख लो यहां पे, मान लो ए सोल्ड गुड्स ऑन 1st अप्रैल 2025 but the payment received on 22 मई 2025। ये क्या कहता है भाई कि जिस दिन माल गया, माल कब गया था सर, 1 अप्रैल को। तो ये ट्रांजैक्शन को कौन सी तारीख को रिकॉर्ड कर देगा बेटा अपनी बुक्स में, 1 अप्रैल को ही रिकॉर्ड कर लेगा, क्योंकि ये मान लेगा मेरी तरफ से माल चला गया, यानी कि मैंने माल बेच दिया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, बेसिकली एक मेजर डिफरेंस हुआ, क्या सर, वो कहता है कि ट्रांजेक्शन तब मानूंगा जब पैसा आ जाएगा, वो कहता है सर ट्रांजेक्शन तभी मान लूंगा जब माल चला जाएगा, भले ही पैसा आए भले ही पैसा ना आए। समझ आई। अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर बेटा ध्यान से देखना, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड। इसके अंदर कौन सी ट्रांजेक्शंस लेंगे हम, सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये पेमेंट, ये एंट्री ही कब कर रहा है, जब उसके पास पैसा आ रहा है, उसके अलावा तो वो एंट्री नहीं कर रहा बच्चे। अब आप मेरे को एक चीज बताएंगे, सारे बच्चे सबको पता है बेटा, मैंने 1 अप्रैल को जब ये सामान बेचा लेकिन मेरे पास पैसा नहीं आया, तो मैंने ये सामान कैसे बेचा, उधार में बेचा ना। तो जब मैंने उधार में सामान बेचा तो ये मेरा कौन बन गया,
डेटर बन गया, मैंने उससे पैसे लेने थे। यानी कि सर इसके अंदर हम कैश वाली ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, प्लस हम इसके अंदर क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन भी क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। यानी एक्रूअल बेसिस में दोनों एंट्री रिकॉर्ड करी जाती हैं, लेकिन कैश बेसिस में कौन सी होती है, सिर्फ कैश वाली रिकॉर्ड करी जाती है। ये तो हो गया इसका थ्योरी पोर्शन। थ्योरी से ज्यादा बेटर समझ आएगा अब आपको इसके प्रैक्टिकल पोर्शन। देखिए इधर, देखिए बेटा, यहां लिखा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर विच कैश इज रिसीव्ड और पेड। यानी सर इसमें सिर्फ मैं वो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करूंगा जिसके बदले में या तो पैसा आया है या मैंने पैसा दिया है। एग्जाम्पल, वी सोल्ड अ गुड्स ऑफ ₹10,000 ऑन 1 अप्रैल 2020 बट द पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 15 अप्रैल 2020। लेकिन पेमेंट कब मिली है सर मेरे को, 15 अप्रैल को। सो द एंट्री विल बी रिकॉर्डेड ऑन 15 अप्रैल 2020। तो सर एंट्री कब रिकॉर्ड करूंगा, जिस दिन पैसा आया, 15 तारीख को। समझ आ गई है। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है सर, द ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज मेड, यानी जिस दिन मैंने वो ट्रांजेक्शन करी है, वेदर द पेमेंट रिसीव्ड और नॉट, भले ही पैसा आया हो या ना आया हो। एग्जाम्पल, वी सोल्ड गुड्स, सेम एग्जाम्पल है, देखो 1 अप्रैल को बेचा, बट द पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 15 अप्रैल। तो ये ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड करेगा बेटा, 1 अप्रैल को, जब उसने ट्रांजेक्शन करी थी। ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बेटा, इसको ध्यान से देखना क्योंकि इसमें ना ज्यादा क्वेश्चंस है भी नहीं बुक के अंदर। बहुत ध्यान से बच्चे यहां देखना, अच्छा और सबसे इजी चैप्टर है आपका अगर करना चाहोगे तो। इसे देखो, यहां पे बोला हुआ है, कहता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2012 एंड 13 अशोक हैड अ कैश सेल्स ऑफ ₹3,90,000। यहां पे लिख लेता हूं मैं, सर कैश सेल्स जो है वो कितने की है, 3,90,000 की। एंड क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल का मतलब है जो उसने उधार में बेचा। तो सर उसने जो उधार में माल बेचा, क्रेडिट सेल, वो है उसकी 1,60,000 की। हिज एक्सपेंस फॉर द ईयर वर 2,70,000। सर उसके जो टोटल एक्सपेंस है वो है सर यहां पे 2,70,000 रुपए के, आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड। इस लाइन को ध्यान से सुनना बेटा। कहता है टोटल खर्चा कितने का है, 2,70,000 का, जिसमें से 80,000 अभी पे करने बाकी हैं। तो बेटा अगर इसमें से 80,000 पे करने बाकी हैं, तो जो पे करना बाकी होता है उसे मैं क्या बोलता हूं, आउटस्टैंडिंग। ये कौन सा खर्चा है सर मेरा, आउटस्टैंडिंग। जब 2,70,000 में से 80,000 अभी देने बाकी है, तो सर मैंने पे कितना करा होगा, 1,00,000। ये कैसे पे कर दिया होंगे सर मैंने, समझ आ गया ये अमाउंट कैसे आया। सर 2,70,000 था, 80,000 अभी देना बाकी है, तो मैंने पे कितना कर दिया, 1,90,000 पे कर दिया। स्टिल टू बी पेड, कहता है फाइंड द अशोक्स इनकम ऑन द फॉलोइंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमें कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के हिसाब से इसकी इनकम बतानी है। अब बेटा ध्यान से यहां पे देखना, बस इसका कलर ही चेंज करते हैं प्रॉपर ही। देखिए अभी मैं आपको करा रहा हूं यहां पे किसके ऊपर, कैश बेसिस। अब दोबारा से थोड़ा रिकैप लेते हैं। सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहती है कि उसी पैसे को रिकॉर्ड करना है या उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जिसके बदले में या तो पैसा आया है या जिसके बदले में पैसा गया है। सर मैंने यहां पे दो तरीके से माल बेचा, एक बेचा कैश में और एक बेचा क्रेडिट में, तो इन दोनों में से कौन से वाला लूंगा बेटा मैं, सिर्फ कैश वाला। अब देखो बेटा, मैंने यहां पे कैश सेल्स करी, कितने की करी, 3,00,000। जब बेटा मैंने कैश सेल करी होगी तो पैसा आया होगा ना मेरे पास, क्योंकि मैंने माल बेचा था। अब सर मैंने यहाँ पे टोटल खर्चा करा 2,70,000 का, जिसमें से 1,90,000 का कैसे करा है, कैश में, और 80,000 अभी देना बाकी है। तो कैश वाले में कौन सा लिया जाएगा, सिर्फ कैश वाला।
तो बेटा जब मैं खर्चा करूंगा, देखो जो कैश सेल्स थी वो मेरे लिए मेरा क्या कहलाएगा सर, रेवेन्यू कहलाएगा नहीं कहलाएगा सर, मेरी इनकम है। उसमें से मैंने खर्चा कितने का कर दिया सर, यहां पे 1,90,000 का। तो मेरे पास बैलेंस अमाउंट कितना बच गया सर यहां पे, तो ये मेरी क्या हो गई सर, यहां पे टोटल इनकम निकल के आ गई। कितने रुपए कमाए मैंने कैश के अंदर, 2 लाख रुपए कमाए। ये 2 लाख समझ आ गए सबको, ठीक है पड़ेगा। अब क्वेश्चन कहता है कि इसी की इनकम को किस बेसिस पे निकाल के दिखाओ, एक्रूअल बेसिस पे। भाई एक्रूअल बेसिस पता है कैश से आसान है, क्यों, वो ये कहती है भैया आंख बंद करके जो भी हो रहा है होने दो, चाहे कैश आया हो चाहे कैश ना आया हो, वो सिर्फ ये देखती है कि टोटल कितना पैसा आया, टोटल कितना पैसा गया। उससे कोई मतलब नहीं है कैश रिसीव हुआ, उधार में गया, कैसे गया, उसे कोई लेने देना नहीं है। तो बेटा अगर मैं देखूं मेरी जो टोटल सेल है, टोटल कैसे निकलेगी सर, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट। भाई टोटल तो मैंने इतने का माल बेचा है ना बेटा, कुछ कैश में बेचा है और कुछ कैसे बेचा है, उधार में बेचा है। तो अगर मैं इसका टोटल करूं यहां पे 3,90,000 प्लस 1,60,000, टोटल आ जाएगा बेटा 5,50,000। ये 5,50,000 समझ आ गया सबको। सर दो तरीके से सामान बिका, ये कैश में बिका था और ये उधार में। और मैंने जब आपकी पहली क्लास ली थी उसमें क्या बोला था, ट्रांजेक्शन दो तरीके से होती है, एक होती है कैश में और एक होती है उधार में, नगद या उधार, है ना। तो नगद में इतना बेचा, उधार में इतना बेचा, टोटल कितने का बेच दिया, 5,50,000 का। अब बेटा और आसान हो गया, मैंने टोटल खर्चा कितना करा है, 2,70,000 करा है ना, मुझे मतलब नहीं है उसमें से कैश कितना था कितना आउटस्टैंडिंग है, कोई लेना देना नहीं। मैंने क्या देखना है सर, टोटल खर्चा गया कितना। तो इसमें से सिंपल क्या माइनस कर दूंगा सर मैं यहां पे, टोटल कितने के हुए हैं सर ये, 2,70,000। 0,0,0,0, 15 में से 7 गए 8, 4 में से 2 गया। तो एक्रूअल बेसिस की बेस पे कितनी इनकम आई बेटा मेरी यहाँ पे, 2,80,000 आ गई। तो आसान कौन सा हुआ, यही वाला तो हुआ, क्योंकि इसमें सर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, टोटल में से टोटल माइनस कर दो। कैश में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, वो भी हार्ड नहीं है। क्या याद रखना है सर, कि वो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चे यहां तक। देखिए बेटा क्वेश्चन है यहाँ पे कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2012 एंड 13 मोहन हैड अ कैश सेल्स, अगेन सेम क्वेश्चन दिया था मैंने वैसे आपको। कैश सेल्स जो है सर हमारी वो कितनी है, 90,000। और सर क्रेडिट सेल जो है हमारी वो है यहाँ पे 60,000। हिज एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज 70,000। टोटल एक्सपेंस जो है बेटा यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 70,000। यहाँ पे देखिए बेटा, अब छोड़ दो कोई बात नहीं, यहाँ देखो 70,000। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बेटा, ठीक है, कि इस 70,000 में से 30,000 इज स्टिल टू बी पेड, 30,000 क्या करने हैं मेरे को अभी पे करने हैं। तो यानी कि सर ये जो 30,000 रुपीज है ये मेरे क्या कहलाएंगे, आउटस्टैंडिंग। 70 में से 30 अगर आउटस्टैंडिंग है तो सर मैंने पे कितने करे होंगे, 40,000 रुपए कैसे करे होंगे सर, ठीक है यहां तक। पहले हमेशा समरी बनानी है इस क्वेश्चन की इस तरीके से आपने। अब सर एक तरफ मेरे को निकालना है यहाँ पे कैश बेसिस पे, और एक साइड सर मेरे को करना है एक्रूअल बेसिस पे। देखिए बेटा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, दोबारा सुन लीजिए, ठीक है। दोबारा देखिए कि सर इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं क्या लूंगा, कैश ट्रांजेक्शन लूंगा। बेटा टोटल सेल में से कैश सेल कितने की थी सर, कैश सेल्स 90,000। सर टोटल खर्चा 70,000 का था, लेकिन उसमें से कैश वाला कितने का था, सिर्फ 40,000 का। तो यहां पे मैं लिख दूंगा कैश एक्सपेंस 40,000 माइनस, यहां पे कितना बच गया सर, ये हो गई मेरी इनकम। ठीक है बच्चे,
अब आते हैं हम किसके ऊपर, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या कहती है सर, सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लो, भले ही कैश आ रहा हो या ना आ रहा हो। तो हमें क्या लेना है सर यहां पे, टोटल सेल्स। वो कैसे निकलती है सर, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। तो सर कैश में कितने का बेचा मैंने, 90,000 का। क्रेडिट में कितने का बेचा सर, 60,000 का। टोटल मैंने सेल कितने की करी सर, 1,50,000 की। ये समझ आ गई 150। अब सर उसमें से यहां तो देखने की जरूरत ही नहीं है ना बेटा, हमें सिर्फ क्या देखना है यहाँ पे, टोटल खर्चा कितना हुआ। सर उसमें से मैंने टोटल एक्सपेंस जो करा है वो करा है कितने का, 70,000 का। माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 80,000। ये आपकी क्या हो गई बेटा, इनकम हो गई। ठीक है, नहीं हुआ भाई। देखिए अगेन समझा रहा हूं, यहां पे देखिए बेटा, कैश सेल्स कितने की है सर, 3 लाख। क्रेडिट सेल कितने की है सर, 2 लाख। टोटल एक्सपेंस 70,000। उस 70,000 में से क्या है सर, 30,000 रुपए आउटस्टैंडिंग। तो 40,000 रुपए क्या करे होंगे सर मैंने, कैश पे करे होंगे। अब सर दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, एक है कैश बेसिस और दूसरी साइड है सर मेरी यहां पे एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस क्या कहती है, सिर्फ हमें क्या लेनी है बेटा, कैश। तो कैश सेल्स कितने की करी है सर मैंने यहाँ पे, 3 लाख रुपए की। और कैश एक्सपेंस कितने के हुए हैं सर मेरे यहाँ पे, 40,000 रुपए के। 2,60,000। ठीक है, ये हमारी इनकम आई। एक्रूअल बेसिस क्या कहती है सर, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। सर टोटल सेल कितने की करी है मैंने यहाँ पे, 3 लाख यानी कि कैश सेल्स प्लस 2 लाख यानी कि क्रेडिट सेल। कितने की हो गई सर ये, 5 लाख। इसमें से सर माइनस करना है मेरे को क्या, टोटल। वो कितना है सर, 70,000। आंसर कितना आ गया सर, 4,30,000। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे कि विजय कंसल्टेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2012 एंड 13 अर्न ₹4 लाख। बेटा इनकी जो इनकम हुई है ना, ध्यान से सुनना बेटा, इस क्वेश्चन को अलग है ये वाला। 4 लाख रुपए की इनकम कमाई, आउट ऑफ विच ही रिसीव 3,50,000। इस 4 लाख में से 3,50,000 रुपए उनको किसमें मिल गए। और जो चीज इनकम जनरेट हो जाए लेकिन मिलती नहीं है उसे क्या बोला जाता है, एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं उसको, एक्रूड। वो कितनी है सर यहाँ पे, भाई सीधा सा लॉजिक है सर, 4 लाख रुपए की इनकम हुई थी, 3.5 लाख तो मिल गए, 50,000 क्या हो गए सर, एक्रूड हो गए हमारे। आगे कहते हैं ही इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ 1,70,000। टोटल एक्सपेंस जो हुआ बेटा, वो हुआ मेरा 1,70,000 का। आउट ऑफ विच 40,000 इज आउटस्टैंडिंग। इसमें से 40,000 रुपए क्या है सर हमारे, तो 1,30,000 रुपए हमने क्या कर दिए होंगे सर, कैश में पे कर दिए होंगे। यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब वो कहते हैं आगे, ही आल्सो रिसीव्ड हिज कंसल्टेंसी फीस रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 45,000 एंड आल्सो पेड 20,000 एज एक्सपेंस ऑफ अ लास्ट ईयर। उन्होंने 45,000 रुपए पिछली फीस मिली, उन्हें कोई रुका हुआ अमाउंट होगा, और 25,000 रुपए की क्या करी, 20,000 का एक्सपेंस था वो उन्होंने इस साल पे कर दिया। ठीक है, अब हमें बेटा दोनों मेथड से निकालना है। सबसे पहले हमारा मेथड है यहाँ पे कौन सा, कैश बेसिस। यहां पे देखिए बेटा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, फिर से सुनना ध्यान से, क्या कहता है सर, कैश वाला नाम लेना है बस। तो सर कैश इनकम कितनी है मेरी यहाँ पे, 3,50,000।
3 लाख रुपए। भाई सिर्फ कैश कितना आया मेरे पास? 3.5 लाख। टोटल खर्चा बेटा ये था, उसमें से कैश वाला खर्चा कितना है बेटा? 1,30,000। माइनस कर देते हैं कैश एक्सपेंस 1,00,000,002। 2 लाख कितना आ गया बेटा? ये 20,000। लेकिन इसमें कंडीशन क्या हो गई सर कि 45,000 रुपए पिछले साल की कोई इनकम थी जो उसको मिली है, और 20,000 का कोई पिछले साल का खर्चा था जो उसने पे किया है। तो जब बेटा इनकम आई होगी तो कैश बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा? सर बढ़ गया होगा। तो यानी मैं यहां क्या लिखूंगा? लास्ट ईयर क्या मिली? कंसल्टेंसी फीस। कितने की मिली सर? 45,000 की। प्लस कर दिया 0,0,0 10 में 5 4 2 6। और सर लास्ट ईयर का एक्सपेंस कितना पे किया उसने? 20,000। तो मैं यहां लिखूंगा लास्ट ईयर कितना सर? 20,000। एक्सपेंस क्या हो जाएगा सर इसमें से? माइनस। तो एग्जैक्टली उसके पास कैश बचा कितना बेटा? 2,45,000। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा है? सिर्फ कितना कैश आया और कितना कैश गया। सर 3.5 लाख इनकम आई, 1,30 का खर्चा कर दिया, 2,20 बचे। फिर लास्ट ईयर की कुछ फीस बची हुई थी वो मेरे को मिली 45,000, और लास्ट ईयर का कोई खर्चा था वो मैंने इसमें से माइनस कर दिया। कितना आ गया बेटा? 2,45,000। ठीक है। अब ध्यान से सुनना आगे, अगर मैं इसको एक्रूअल बेसिस से करता हूं तो डिफरेंस क्या आएगा बेटा? ये देखिए, वही डिफरेंस मेन है इसके अंदर। एक्रूअल बेसिस। सर टोटल इनकम कितने की थी? 4 लाख की। टोटल अर्निंग्स या टोटल इनकम कितने की थी सर? 4 लाख की। और सर टोटल खर्चा कितने का था मेरा यहां पे? 1,70,000 का। माइनस करो टोटल 1 लाख, कितना बच गया सर? 2 लाख। यही बेटा इसके अंदर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा माइंड में? सर जो पिछले साल की इनकम आई थी या खर्चा था वो कहां गया? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली डील्स इन अ करंट अकाउंटिंग पीरियड। एक्रूअल बेसिस किस में डील करता है? सिर्फ जिस साल का आप अकाउंट बना रहे हो उसके अंदर। पिछला अगला इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट किया नहीं जाता। ठीक है। तो अब हम कौन से साल के लिए कर रहे थे बेटा? अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं यहां पे, देखिए 2012 और 13 के लिए कर रहे हो ना। लेकिन ये जो आपके पास इनकम आई है ये कौन सी आई है? प्रीवियस ईयर की। और ये खर्चा भी कौन सा था सर? प्रीवियस ईयर का। तो एक्रूअल वाले के कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ओनली रिकॉर्ड दो ट्रांजेक्शन विच रिलेट टू करंट ईयर। करंट ईयर हमारा ये था, पिछले साल का हम कुछ भी इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ आ गया? तो सिंपल आंसर कितना आ गया बेटा? 2,30,000 रुपए आ गया आपका। क्लियर है?